कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हमारे साथ हैं श्री रमेश चंद्र अग्निहोत्री, जिन्होंने वर्षों स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में प्रदेश सरकार के अधीन सेवा दी, सम्मान के साथ अवकाश प्राप्त किया। रमेश जी बहुआयामी व्यक्ति हैं। हम लोग इनका एक पक्ष तो ये जानते हैं कि इन्होंने सरकार में रह करके टेक्निकल एजुकेशन के साइड में काम किया। दूसरा पक्ष इनका है, वो ज़्यादा रुचिकर कह लीजिए या इंटरेस्टिंग है, वो है एस्ट्रोलॉजी का। आप बहुत माने हुए ख्याति प्राप्त ज्योतिष हैं और हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हैं। रमेश जी, हम आपसे बात करेंगे ज्योतिषी के ऊपर और हस्तरेखा विज्ञान के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप हमको ये बताइए, आपने कब अवकाश प्राप्त किया और कितनी साल की सेवा के बाद? मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संस्था से जुड़ा और आज आपके सामने बैठा हूँ। 2012 में, जून 2012 में सेवानिवृत्त हुआ और हमारे अपने जो कहना चाहिए रुचि या अभिरुचि जो रही है, वो जैसा कि आपने बताया कि बहुआयामी तो मैं क्या कहूँ, हाँ, शौक जरूर रहा है और जिसके आधार पर मैंने ज्योतिष को पढ़ा भी है, प्राइवेटली भी पढ़ा है और यूनिवर्सिटी से डिग्री भी प्राप्त की है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसके साथ जो कार्य मैं अपने अवकाश प्राप्त करने के बाद मैंने किए, उसमें एक सोलर एनर्जी का भी बड़ा योगदान रहा है। मैंने वर्ष 1981 में IIT दिल्ली में सोलर एनर्जी में काम किया था और कई रिसर्च पेपर छापे थे उसमें। रिटायरमेंट के बाद मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं विश्वविद्यालय जाकर MSc और BVoc के छात्रों को पढ़ाता रहा हूँ और आज हमें इस बात की खुशी है कि दूसरा जो पक्ष आपने बताया था ज्योतिष का, ज्योतिष के बारे में मैं आपको बताऊं, एक जनरल व्यू ये है लोगों का, हर आदमी, हर बच्चा ये जानना चाहता है हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा कैसे क्या होगा। तो इसमें कई भ्रांतियां भी हैं आलोक जी, अतुल जी, इसमें कई भ्रांतियां भी हैं और उन भ्रांतियों के चलते इसको लोगों ने एक कपोल कल्पित करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मैं विज्ञान का छात्र हूँ, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। ज्योतिष में जो हम ये कुंडली देखते हैं तो उसमें 12 खाने होते हैं और हर खाने का अपना महत्व और उससे जुड़े जो घटनाएं हैं, हर एक खानों की उनकी अलग अलग घर कहना चाहिए, 12 घर हैं और पूरी 360 डिग्री को 12 में इन्होंने डिवाइड किया है। 12 के मतलब एक आपका हुआ 12 3 36, तो 30 डिग्री का एक हो गया।
तो इस प्रकार जो है ये हमारा जो ट्रेडिशनल ज्योतिष है उसमें तो हम लोग इक्वल हाउस डिवीजन पे बात करते हैं, लेकिन इससे और भी डेवलप्ड और वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। जैसे केपी सिस्टम है, तो केपी सिस्टम में हम साइज ऑफ द हाउस को, केपी का फुल फॉर्म क्या है? कृष्णमूर्ति पद्धति, ये साउथ की है और इसका हम लोग जो है इसमें घर हैं, 12 घर हैं, इनके साइज 30 न हो के डिफरेंट साइज के होते हैं और उनका अपना अलग इंटरप्रिटेशन है कि कोई साइज 30 से कितना छोटा है और कोई घर जो है वो 30 डिग्री से कितना बड़ा है, उसके अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं। जिस जगह जैसा होता है वैसे उसको बताया जाता है। ये बताइए जी, ये तो आपने अच्छा समझाया कि 12 घर होते हैं और वो सब उनका 3 से मल्टीप्लिकेशन होता है, वो 36 हो जाते हैं, वो बाकी वो सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये बताइए कि जिसकी कुंडली न हो जी, उसके ग्रह कैसे पता चलते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ जो है हमारे ऋषि मुनियों ने और जो विद्वान हुए हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इसका भी उपाय निकाला है। एक हमारे यहाँ होता है प्रश्न कुंडली। तो होता क्या है कि जैसे कोई जातक आया, अब पंडित जी अपने घर में बैठे हैं और मान लिया जातक आए, उन्होंने पंडित जी ने अपनी घड़ी में टाइम देख लिया कि 5:28 है और जातक आके बैठ गए, तो वो उसी समय की वो कुंडली बना देंगे कि उस पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम पे क्या कुंडली थी वो बनाएंगे और उससे वो ये इंटरप्रेट करेंगे कि जो जातक आया है वो क्या पूछने आया है। वो बताते हैं, पंडित जी ने बता दिया भाई तुम अपनी खेती का झगड़ा है वो पूछने आए हो, तो लोग चकित हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जो चंद्रमा है वो मन का कारक है। हमारे यहाँ ग्रंथों में भी बताया गया है चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य जो है वो हृदय का कारक, आत्मा का कारक है। तो चंद्रमा जो है जिस घर में होता है उस घर की आप समस्या लेके आते हैं। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ता है और वो विचार इसलिए कि एक घर जो है वो कई इवेंट को डिपिक्ट करता है। अब जैसे छठा घर है, छठे घर से अगर हम बात करें तो आदमी नौकरी के लिए पूछने आएगा तो जो ज्योतिषी होगा वो छठे घर को भी देखेगा, है ना। ऐसे ही अगर कोई छुपे दुश्मन को पूछने आएगा कि भाई हमें लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं या वो करते हैं या ऐसे हैं, तो वो छठे घर से वो भी देखा जाएगा, है ना। कभी कभी बीमारियों का भी हाल जो है वो छठे घर से देख के उसका भी कनेक्शन हम 8वें और 12वें से करते हैं, तो कहते हैं भैया ये आदमी जो है ज़्यादा बीमार होगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। चूँकि आप प्रिडिक्ट करते हैं और धीरे धीरे मैं अब एक चीज़ तो कहता हूँ कि चूँकि ज्योतिष जो है वो हमारा वेदों का अंग है, इसीलिए इसे वेदांग कहते हैं, ज्योति। तो ज्योति माने जो आँख की रोशनी, तो वेद इससे देखते हैं। अगर आप इसका आपने अध्ययन किया है और आप में ये क्षमता आई है तो आप भविष्य का दर्शन कर सकते हैं, भविष्य का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कुंडली हमने बता दिया बना दिया हम पंडित जी की बात सुन के अकर्मण्य हो जाएं। हमारा ज्योतिष जो है किसी को अकर्मण्य नहीं बनाता, क्योंकि ज्योतिष का जो 10वां घर है वो आपको प्रयोजन या कहना चाहिए आपकी स्किल के लिए होता है और आपके प्रयासों के लिए होता है। ये बताइए कि कुंडली बहुत सालों से देख रहे होंगे, हजारों लोगों की आपने जन्मपत्री देखी है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपका प्रेडिक्शन गलत निकला है और कितने ऐसे लोग हैं जो आपके सही प्रेडिक्शंस की वजह से बहुत खुश हुए हों? पत्रियां तो मैंने बहुतों की देखी जी। और यहाँ तक मैं आपको एक घटना छोटी सी बताऊंगा। हमारे ससुर साहब थे, वो एक समय में एडमिट थे मेडिकल कॉलेज में और ये हो रहा था कि भाई बहुत हालत ख़राब है, कैसे क्या होगा।
हम लोग भी सेवा में भी थे, दुखी भी थे, सारे परिवार के लोग। तो मुझे अच्छी तरह याद है, ये गांधी मेमोरियल वार्ड या क्या वहाँ पे वो थे। हाँ, मेडिकल कॉलेज जी में। जी जी। घर वाले जानते थे कि भाई ये देखते हैं, पत्री देखते हैं। हालांकि उस समय मैंने नया नया शुरू किया था, 2-3 साल ही हुए होंगे। तो इन लोगों ने, फिर मैंने सबकी पत्रियाँ मंगाई। अम्मा जी की तो शायद पता नहीं पत्री थी कि नहीं थी, लेकिन बाकी हमारे साले साहब और बहनों की, बच्चों की सबकी मंगाई। और फिर मैंने उस समय ये अध्ययन किया कि भाई किसके उसमें पिता का शोक है कि नहीं है या कब है। तो उस समय मैंने ये बताया था कि अभी तो हमने कहा कि अभी तो पिताजी घर जाएंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन 23 मई के बाद जो है समय कष्टकर है। और चूँकि हमारे ज्योतिष में डायरेक्ट कह देना बहुत अच्छा नहीं मानते। हालांकि एक आध लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि मैं कब मरूंगा, ये हालांकि एक साहब को बताया, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, ऐसे बताने का भी कोई वो नहीं है। लेकिन फिर हमारे फादर इन लॉ 23 मई के बाद वो घर, पहले मतलब अस्पताल से घर गए, 1.5-2 महीना रहे, उसके बाद फिर वो एडमिट हुए और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। 23 मई को ही हुआ। एक तो ये घटना है। और अक्सर जो है हमारी, हमसे छोटी साली कानपुर में रहती हैं, तो वो ये शिकायत करती हैं, जीजा जी आपका तो बताया कुछ सही नहीं बैठता है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, उमा देखो विद्या नहीं गलत है, या तो तुम्हारा टाइम गलत है, और या हो सकता है कि हमारे प्रेडिक्शन में भी कोई कमी हो, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसको मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन एक बात मैं और बताऊँ, और बड़ी मज़ेदार है, जो ज्योतिषी के पास आप गए हैं उसको अपना भी देखना पड़ता है कि हमारी ग्रह दशा क्या चल रही है। अगर किसी ज्योतिषी के पास जाएं और उसका बुध वक्री हो, तो मैं 80% से ज़्यादा इस बात का भरोसा है कि वो जो प्रेडिक्ट करेगा वो सही नहीं बैठेगा। तो ये तो बड़ी फिर विचित्र बात हो गई। नहीं, ये साइंटिफिक बात है। साइंटिफिक तो है, लेकिन अगर हमको पता करना है तो हम पहले ये मालूम करें कि हम नहीं, आपको नहीं मालूम करना है। ये पंडित जी का धर्म है, जो ज्योतिषी का धर्म है कि वो आपको ये बताए कि भाई आज जो है हमारा मन नहीं है बताने का, या आज हम थके हैं, या अच्छा। और होता भी है, अगर आप कायदे से 4-5 कुंडली एक दिन में देख लीजिए, चूँकि हमने इसे व्यवसाय नहीं बनाया और ना धन कमाया, तो अपना शौक की वजह से देखते थे। तो इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप 5-6 कुंडली कायदे से देख लें तो आपके सर में दर्द होने लगेगा, एंड यू शुड नॉट डू इट। आपको मेंटल रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये पंडित जी का धर्म है कि वो आपको बताएं कि भाई इस समय जो है हम नहीं देख पाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि हस्तरेखा और जन्म कुंडली जी, दोनों में आप किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं और क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जन्म कुंडली का हमने अध्ययन बहुत गहराई से, और जो जैसे हमने आपको बताई कि ट्रेडिशनल भी पढ़ा है और कृष्णमूर्ति भी पढ़ी है। और साउथ में एक और विधा होती है, उसमें वो क्या करते हैं, एक घर को 180 डिग्री में बांटते हैं। इस समय मुझे उस विधा का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन अब इसका जो दूसरा पक्ष है कि इन दोनों में से आप किसको ज़्यादा बेहतर मानते हैं। एक्चुअली जो हस्तरेखा है, इसको सामुद्रिक विज्ञान कहते हैं। अच्छा, हाँ। और इसकी अपनी वो है कि हाथ की छाप से लोग बताते हैं या इस तरीके से, उसमें हमारा बहुत कोई गहराई से अध्ययन नहीं है। लेकिन एक घटना थी, थोड़े मैं बताना चाहूँगा अगर आपकी अनुमति हो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हुआ क्या, हमारे जो सबसे बड़े भाई थे उनका स्वर्गवास हो गया। तो हम लोग सब रिश्तेदार और भाई और सब लोग उनके घर गए अलीगंज में, तो वहाँ रहते थे। फिर अच्छा, लोग जानते थे ये ज्योतिषी पढ़ रहे हैं, तो हर आदमी खाली टाइम में ये कि भैया हमको बताइए, हमारा घर का नाम लेके जो बड़े थे वो कहते थे और छोटे भी कि भाई बताइए। तो मैंने कहा भाई अभी जो है
चूँकि हम लोग ऐसे जगह आए हैं, 10वें के बाद हम आपको इसका बताएंगे। तो वहाँ कोई पत्री लेके तो आया नहीं, तो हाथ मैंने देखना शुरू किया। तो अब उसमें पता नहीं कितना ईश्वरीय प्रेरणा रही हो या जो भी रहा हो, हमने 80% लोगों को बताया। भाई साहब की एक साली थी, एक ही साली हैं, तो उनकी बिटिया का कुछ पैसा फंसा हुआ था, मेरे ख्याल तो करोड़ों के करीब रहा होगा। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा, अब ना हमने उनको, उनकी बिटिया को, तो वो तो साथ में थी, उसी के नाम का था, उनके हस्बैंड भी थे। हमने देखा हाथ देख के मैंने उन्हें बताया कि भाई ये आपका पैसा मिल जाएगा। हालांकि सच मानिए मुझे हाथ का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इसको सोचता हूँ चूँकि ये आध्यात्मिक विद्या है, आध्यात्म से जुड़ी है, तो अनलेस अनटिल आपका हृदय जितना साफ होगा, आत्मा जितनी स्वच्छ होगी, आपके प्रेडिक्शन उतने ही सटीक बैठेंगे, चाहे आप हाथ देखें चाहे पत्री देखें। और यही वजह है कि मैं कोशिश यही करता हूँ, हमने प्रोफेशन नहीं बनाया, वरना लोगों में लालच भी आता है कि भाई हम 4 पैसे कमा लें। या इसका दूसरा पक्ष है, पंडित जी ने ये भी बताया भैया ये देख लो और ये नग पहन लेना। तो इस तरीके की जो भ्रांतियाँ हैं, इसमें आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ठीक है, पंडित जी ने बताया आपका कहीं कुछ है, ये तो सही है कि जो पत्थर हैं, स्टोन है, वो भी अपना असर रखते हैं। और अब तो जो जीव का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पत्थर, धूल या जिनको हम अभी तक निर्जीव समझते थे, वो भी सजीव हैं। वो कण कण में ईश्वर विद्यमान है और वो उसी के कारक है। लेकिन आप ये बताइए कि आपको अवकाश प्राप्त किए हुए कितने साल हो गए और क्या महसूस करते हैं आप रिटायर्ड लाइफ में, और किस तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं, ये आप हमको संक्षेप में। ये हमें तो मैं आपको बताऊं, मैं 2012 जून में रिटायर हुआ, और रिटायरमेंट के पहले से ही हमारे कुछ जूनियर थे जो यूनिवर्सिटी में सोलर एनर्जी के डिपार्टमेंट देखते थे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की और कहा, तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि भाई अभी मैं सरकारी नौकरी में हूँ, रिटायर हो जाऊँगा तो ज़रूर सेवा करूँगा। और मेरी इच्छा भी रही है, जब मैं पीएचडी करता था तो सोचता था कि भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगा, लेकिन वो इच्छा जो है ईश्वर ने हमारी रिटायरमेंट के बाद पूरी करी। और मैंने रिटायरमेंट के बाद से सोलर एनर्जी पढ़ाना शुरू किया। मैं इनके पेपर्स भी बनाता था, कॉपियाँ भी चेक करने जाता था। और बड़ी अच्छी बात यह है कि वहाँ मैं फिजिक्स की भी कॉपी चेक करता था, और ये सोलर एनर्जी के जो बच्चे थे बीवॉक के या एमएससी के, उनकी कॉपी चेक करता था। और वहाँ हमारे ज्योतिष के गुरु भी मिला करते थे, हम लोग वहीं एक ही टेबल पे बैठ के। तो मेरी बड़ी श्रद्धा है, आज वो नहीं है इस दुनिया में, हमारे ब्रजेश कुमार शुक्ल जी, पद्म श्री उनको मिली थी, और मैं उनको भी नमन करता हूँ और उनको याद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और पढ़ाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी, आपका बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा रही और हमको भी ज्योतिषी के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि हम उतना तो सक्षम नहीं किसी भी तरह से। आप शौक रखिए और हम उसको बराबर, हमारी लाइक जो सेवा होगी मैं करता रहूँगा, और सोलर एनर्जी की भी सेवा करूँगा, क्योंकि वो हमारा अपना इंटरेस्ट है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।